हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली ये क्या है ना कि ये पीईबी के सेक्टर में, पीईबी मींस क्या होता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के सेक्टर में, सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। पीईबी पीईबी क्या होता है कि एक बिल्डिंग के जितने भी मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बीम्स हैं या कॉलम्स हैं या रैफ्टर्स हैं, तो ये सारे मेन पार्ट्स को ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील से इन सारे पार्ट्स को एक फैक्ट्री के अंदर बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये उसको सीधा जो आपकी साइट होती है, कंस्ट्रक्शन साइट, वहां पर लेके जाते हैं और उनको वहां पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। और ये लोग ये पीबी जो पार्ट्स होते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, इसको सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसको इन हाउस डिजाइन करते हैं, इनकी इंजीनियरिंग करते हैं और इसके बाद इसको ऑन साइट इसको मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स ऑन साइट इंस्टॉलमेंट भी यही लोग करते हैं। इसके अलावा इनकी सेल्स और मार्केटिंग का काम भी ये लोग करते हैं। आप अगर देखें कि इनका यूज भी बहुत सारे सेगमेंट में होता है ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का। जैसे आपके इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका काफ़ी ज़्यादा। आप जो कई इंडस्ट्री देखेंगे जिसमें नीचे मशीनरी लगी रहती है, उसके ऊपर जो शेड होता है, वो शेड जो लगता है वो ये लोग बनाते हैं। वही वही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से बनाया जाता है वो पूरा का पूरा शेड। इसके अलावा वेयर हाउसेज में, इसके अलावा जो कमर्शियल यूज है इसके, और फिर जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें तो ये फैक्ट्री के अंदर एक कंट्रोल्ड प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या इनका डिजाइन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा इनका इंस्टॉलेशन क्विक होता है। ये आप ऑलरेडी पार्ट्स आप बना के फैक्ट्री के अंदर लेके आते हैं तो फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं, तो क्विक इंस्टॉलमेंट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, आपका समय बच जाता है। इसके अलावा इनका वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट होते हैं लेकिन एकदम स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनमें जो इनको बनाने में जो स्टील यूज की जाती है वो हाई स्ट्रेंथ की स्टील यूज की जाती है। इसके अलावा जो डिजाइन है वो आपका जो है कि कस्टमाइजेबल होता है। मीन्स अगर आप एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनाएंगे, आरसीसी सीमेंट वाली बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसको आपको कस्टमाइज करना है, कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा और काफ़ी समय लगेगा उसको बनाने में और काफ़ी आपका कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। जबकि इनके लिए क्या है कि आप इनके स्टील के उस पार्ट्स को इजीली वहां से निकाल के उसको अपने एज पर योर नीड आप उसको मॉडिफाई करके दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आप जो कंक्रीट की बिल्डिंग बनाते हैं, कंक्रीट की और सीमेंट की बिल्डिंग बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मैन पावर और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग भी आती है। लेकिन अगर आप पीबी पार्ट से, पीबी जो सेगमेंट है इस वाले प्रोडक्ट से अगर आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो आपका मैन पावर बहुत कम लगेगा, क्योंकि केवल इंस्टॉलेशन में जो मैन पावर लगनी है वो लगनी है, बाकी प्रोडक्ट तो आपने पहले रेडी करके रखा फैक्ट्री से। और इसके बाद आपका जो टाइम है काफ़ी कम लगेगा, तो आओगे आप सिर्फ असेंबली करने में जितना टाइम लगना है वो लगना है। तो कॉस्ट इफेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर है कंपेयर टू आरसीसी। एंड इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी लो होता है। मीन्स इनमें जो स्टील यूज की जाती है वो कोरोजन फ्री होती है और काफ़ी हाई हाई क्वालिटी की ड्यूरेबल स्टील यूज की जाती है, तो इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू आपका ट्रेडिशनल बिल्डिंग। एंड इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। जो ये पीबी वाली बिल्डिंग्स हैं, इनको बनाने में अगर आप साइट पर ले जाएंगे, सीधा इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ आप कोई पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं। न तो नॉइज पोल्यूशन होता है, न तो एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप आरसीसी वाले सेगमेंट से बिल्डिंग बनाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा आपका जो है कि एयर पोल्यूशन होता है, और इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन, बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद काफ़ी ज़्यादा कचरा भी निकलता है। तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। अगर आप इनका कॉमन एप्लीकेशन देखें कि कहाँ कहाँ ये पीबी बिल्डिंग्स यूज की जाती है, बनाई जाती हैं, तो आप देखेंगे कि जो वेयर हाउसेज होते हैं वो पीबी सेगमेंट के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वहाँ पर। इसके अलावा फैक्ट्रीज हैं, वर्कशॉप्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, एंड जो स्पोर्ट्स हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट के हैंगर्स होते हैं, तो इन सारी जगहों पे आप देखेंगे कि पीबी बिल्डिंग सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। और अगर आप इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस को देखें तो इनका जो मैनेजमेंट है उसको 40 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इनके पास। और जो इनके पास जो इंजीनियर्स की टीम है वो भी हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की टीम है। और इसके अलावा ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है और इनके बैलेंस शीट के ऊपर अच्छा खासा कैश है, तो इनको कोई कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंशन के लिए किसी और से पैसा लेने की भी इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो इंडिया में इनके 5 टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 2 तमिलनाडु में है, 2 आंध्रा में है, 2 उत्तराखंड में है और 1 तमिलनाडु में है। ये वाला जो वीडियो है जो हम अभी इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस का बना रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम आज के वीडियो में केवल इनका जो अभी Q1 का रिजल्ट आया था प्लस इनका जो बिजनेस मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। और कल इसका एक और पार्ट में बना के डाल दूंगा जिसमें इनका कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका करंट वैल्यूएशन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो कल वाले वीडियो से आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या क्या चीज़ें शो की हैं।
तो हम इस पीपीटी में क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग इनका जो अभी क्वार्टर 1 FY26 का रिजल्ट आया था उसको देखेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम इनका की स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, उसके बाद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल देखेंगे इनका पिछले कई सालों का, एंड देन इसके बाद लास्ट में इनका ग्रोथ स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे कि ये लोग आगे क्या स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं। तो अगर हम इनका परफॉर्मेंस हाईलाइट्स देखते हैं क्वार्टर 1 FY26 में, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 26% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर इनका आप इबिट्टा एंड इबिट्टा मार्जिन देखेंगे तो इनका इबिट्टा है उसमें 17% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 8.9 हुआ करता था, 8.9% हुआ करता था, जो अभी थोड़ा सा घट गया है, 8.3% हो गया है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देखते हैं तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, उसमें 40% की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। मीन्स इनका रेवेन्यू जो है वो 26% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 40% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। एंड जो इनका पैट मार्जिन है वो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 6.7% हुआ करता था, जो भी बढ़ के 7.5% हो गया है। तो ये भी इनके बिजनेस पैरामीटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखें तो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप में आपको 81% इनका जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट से आया है, प्लस जो 17% का इनका रेवेन्यू है 17% इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट से आया है। एंड जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट है उससे इनको 2% का रेवेन्यू आया है। अगर इनका ऑर्डर बुक आप देखें तो इनको इस बार इस फर्स्ट क्वार्टर में 452 करोड़ का इनको नया ऑर्डर्स मिले हैं। और ये ऑर्डर्स बेसिकली एथर एनर्जी, अमरा राजा इंफ्रा, टाटा मोटर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब कंपनियों से मिले हैं। और अगर आप इनके जो मेजर कस्टमर्स हैं उनको एंड यूज वाइज देखेंगे तो उसमें 38% इनके जो कस्टमर्स हैं वो रिन्यूएबल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, 27% इनके कस्टमर्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आते हैं, लॉजिस्टिक सेगमेंट से इनके 8% कस्टमर्स आते हैं, एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है उससे इनके 27% कस्टमर्स आते हैं। इनका टोटल ऑर्डर बुक लगभग 1700 करोड़ का है। अगर इनका की बिजनेस हाइलाइट्स आप देखें तो इसमें इनको इंडियन पीबी सेगमेंट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है अब तक का वो इनको मिला है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 300 करोड़ का है। और ये लोग अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनका एक प्लांट आंध्र प्रदेश में और एक प्लांट इनका उत्तराखंड में है, जिससे कि उनका जो सेटअप है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और उनसे प्रोडक्शन Q2 FY26 से आना शुरू हो जाएगा। और जब इनसे प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा तो इनकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो बढ़ के लगभग 2 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके पास में इन्होंने 20 एकड़ लैंड एक्वायर किया है और वहाँ पर ये लोग हैवी स्टील स्ट्रक्चर का एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और ये प्लांट इनका जुलाई 2026 तक कॉमर्शलाइज हो जाएगा। और आगे ये अपनी टेक्निकल एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए और अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 2 नए ऑफिस इसी साल इंडिया में और सेटअप कर रहे हैं। अगली स्लाइड में इन्होंने अपने रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने अभी कुछ ऐसे कस्टमाइज्ड टूल्स डेवलप किए हैं जिससे कि इनके बहुत सारे ऐसे वर्क जो मैनुअली होते थे उसको ये लोग ऑटोमेटेड कर देंगे, जिससे इनका जो है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्लस इनकी प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। और ये अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये लोग ऐसे नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे लॉजिस्टिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जिनके पास अपना खुद का लॉजिस्टिक फ्लीट हो। और अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये लोग नए नए टैलेंट्स को हायर कर रहे हैं। नए जो फ्रेशर्स हैं, जो टैलेंटेड अच्छे कॉलेजेस से फ्रेशर पास आउट हो रहे हैं, उनको अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। प्लस जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट की इनकी टीम है उसमें पुराने एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड, हाईली टेक्निकल जो स्ट्रांग लोग हैं उनको ये लोग अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। अगली स्लाइड में हम इनके कुछ की कोलैबोरेशन देख लेते हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली 2 कोलैबोरेशंस किए हैं। फर्स्ट इन्होंने मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के साथ किया है और दूसरा कोलैबोरेशन इन्होंने जिंदल पावर एंड स्टील के साथ किया है। तो जो इन्होंने मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, तो मोल्टेक टेक्नोलॉजीज करती क्या एक्चुअली, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिविल एंड मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग होता है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। मीन्स पूरा इनका बिजनेस ग्लोबल है। इंडिया के अलावा ये लोग अदर कंट्रीज में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन अगर आप देखें तो 91% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है और 9% रेवेन्यू इनका इंडिया बिजनेस से आता है। इनके 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो कि स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं।
तो ये मोल्टेक टेक्नोलॉजीज अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने इंटरआर्क के साथ कोलैबोरेशन किया है, और इसमें क्या होगा, इस कोलैबोरेशन में जो इंटरआर्क है, इंटरआर्क इनको मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, जो अपने पीबी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनका, और जो मोल्टेक टेक्नोलॉजीज है वो अपने कस्टमर्स का डिटेलिंग प्लस पीबी का जहाँ रिक्वायरमेंट है उन कस्टमर्स को इंटरआर्क के साथ इंटरेक्ट कराएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि इंटरआर्क को जितना भी बिजनेस मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के जरिए मिलेगा उसका ये लोग कुछ % एज ए कमीशन ये लोग मोल्टेक टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करेंगे। अभी इनका जो एक कोलैबोरेशन है 2 सालों के लिए है। 2 सालों के बाद इनको अगर अपने बिजनेस का आगे स्कोप और अच्छा दिखाई देगा तो फर्दर ये लोग म्यूचुअल कंसेंट से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और जो इनकी दूसरी पार्टनरशिप है वो इन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ किया है। तो जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि ये स्टील सेगमेंट में और पावर सेगमेंट में इनका पूरा का पूरा बिजनेस है। और एक्चुअली इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन इसलिए किया है कि अभी तक का जितना भी ये लोग बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इंटरआर्क का सारा बिल्डिंग सॉल्यूशन जो है बेसिकली क्या होता है, जो फैक्ट्रीज के वेयर हाउसेज हैं प्लस जो आपके जो शेड फॉर्मेट है उसको बनाने में ये लोग इनके सारे प्रोडक्ट्स वो यूज होते हैं। एक्चुअली ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बना पाते हैं, अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इनका प्रेजेंस काफ़ी कम है। तो अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले सेगमेंट पे लोग एंटर करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने जिंदल स्टील के साथ कोलैबोरेशन किया है। जिंदल स्टील इनको हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अलावा वो क्या करेगा कि इनको हाई परफॉर्मेंस के स्टील सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। तो एक बार जब ये सारी फैसिलिटीज इनको मिलने लगेगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले सेगमेंट में भी एंटर करेंगे, और इसके बाद इनके बिजनेस में आगे काफ़ी ग्रोथ का स्कोप आ जाएगा। अब आगे कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी प्रोडक्शन वाइज एंड मतलब कैपेसिटी वाइज एंड रैंक वाइज दोनों में इंडिया में सेकेंड प्लेयर है। प्रोडक्शन इनकी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो लगभग 1,61,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। एंड ये लोग रैंक वाइज भी इंडिया में सेकेंड है, मीन्स प्रोडक्ट कैपेसिटी वाइज एंड रैंक वाइज ये लोग इंडिया में सेकेंड प्लेयर हैं। और इसके बाद इन्होंने पिछले 10 सालों में लगभग 756 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इनके 5 करंटली इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। एंड एक नया ये लोग फैसिलिटी प्लांट कर रहे हैं गुजरात में लगाने के लिए। इसके बाद इनके पास 128 क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर्स की टीम है। और इनका अगर लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखें तो लगभग 1450 करोड़ का इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू है। प्लस इनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो 82% ऑर्डर्स इनके रिपीट कस्टमर से आते हैं। प्लस इनके पास जो कस्टमर्स हैं उनमें से लगभग 60% कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जिनके साथ इनके 5 साल या 5 साल से पुराने रिलेशनशिप्स हैं। अगर इनका की स्ट्रेंथ आप देखें तो की स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलेगा कि इनके पास इनका जो मार्केट शेयर है करंटली पीबी से सेगमेंट में वो लगभग 6.5% का इनका मार्केट शेयर है। और इनके पास हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। इनके पास इनकी जो मैनेजमेंट टीम है उनके पास 40 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पीबी इंडस्ट्रीज का। एंड इनका एक एक्सटेंसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, एंड इनके पास इनका एक स्ट्रांग ब्रांड प्रेजेंस है मार्केट में। तो और इसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इंटीग्रेटेड फैसिलिटी तो पूरा प्रोवाइड करते ही हैं, मतलब ये लोग पीबी सेगमेंट के सारे जो पार्ट्स हैं वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उनकी इंजीनियरिंग करते हैं। इसके बाद ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ये लोग पूरा करते हैं। अगर आप इंडिया में जो पीबी का मार्केट देखें तो जो सेगमेंट वाइज इनका मार्केट कितना परसेंटेज है, तो जो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट है उसमें लगभग 52 से 54% का मार्केट है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेगमेंट है उसमें 38 से 40% का मार्केट है। एंड जो बिल्डिंग्स है जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, कॉमर्शियल है बिल्डिंग्स है या नॉन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, वो लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें कि उनका ग्रोथ क्या है, तो टोटल इंडस्ट्री का ग्रोथ 2019 से 2023 के बीच में 8.5% से इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, जिसमें जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ लगभग 11.5% से हुई है। और 7% के रेट से ग्रो किया है जो रेस्ट ऑफ इंडस्ट्री है, जो बाकी प्लेयर्स उन्होंने लगभग 7% के रेट से ग्रो किया है। और अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट भी शिफ्ट कर रहा है जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ।
तो जो अभी करंटली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो लगभग 55 to 60% मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास लगभग 40 to 45% का मार्केट है। एंड जो ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट है जो 40 से 45% का, इसमें भी जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं उनके पास 80 to 85% मार्केट शेयर है, और जो अदर प्लेयर्स हैं उनके पास लगभग 15 से 20% का मार्केट शेयर है। और मार्केट शिफ्ट जो हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनका एक रिलायबल ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनके पास मैक्सिमाइज सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज होती है, और प्लस इसके अलावा ये लोग जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वाइज जो अनऑर्गेनाइज वाले प्लेयर्स हैं उनसे बेटर होते हैं। क्वालिटी इंजीनियर्स की टीम है, सर्विसेज है, और प्रोडक्ट्स उनके अच्छे होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट भी मूव कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। आगे इन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया कि इंडिया में इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो इनका हेडक्वार्टर है नोएडा में है, और इसके बाद इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके उत्तराखंड में है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके तमिलनाडु में है, और 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा ये लोग 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और आंध्र प्रदेश में प्लान कर रहे हैं, और एक आंध्र प्रदेश में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्चुअली इनका कंप्लीट होने वाला है, एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लोग प्लान कर रहे हैं गुजरात में। और इनके अगर आप मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसेज देखेंगे तो इंडिया में लगभग 8 जगहों पे इनका मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसेज हैं, जिसमें कोलकाता है, पुणे है, मुंबई है, बेंगलुरु है, और आपका नोएडा है, प्लस जयपुर है, इंदौर है। इन सारी जगहों पर इनके ऑफिसेज हैं। और इनकी टीम अगर आप देखते हैं तो इनके पास 119 क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की टीम है। इसके अलावा इनके पास 49 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और इनके 65 इनके पास अप्रूव्ड बिल्डर्स हैं, इम्पैनल्ड अप्रूव्ड बिल्डर्स हैं। तो इनकी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है, और इनके पास इनका जो क्लाइंटेल की लिस्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। इन्होंने अगली स्लाइड में कुछ अपने प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कंप्लीट किए उसका डिटेल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं उसमें एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है। मतलब पूरा तो नहीं बनाया, लेकिन मीन्स इनका योगदान काफ़ी रहा है। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग इन्होंने बनाई है बेंगलोर में। फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, उसको इन्होंने बनाया है। इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क इन्होंने हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बनाया है। इसके अलावा पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक रुड़की उत्तराखंड में इन्होंने बनाया है। प्लस सोलर पीवी मॉड्यूल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इन्होंने ढोलेरा में, गुजरात में, जयपुर में, राजस्थान में यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इसके अलावा डाटा सेंटर की बिल्डिंग भी इन्होंने नवी मुंबई महाराष्ट्र में बनाई है। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उससे इनको लगभग 27% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी का रेवेन्यू अदर कस्टमर से इनको आता है। इसके अलावा अगर इनके टॉप जो की कस्टमर्स हैं उनको देखेंगे तो उनमें एशियन पेंट है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बर्जर पेंट्स है, एडवर्ड टेक्नोलॉजीज है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है। एंड जो इनके लगभग 60% ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके साथ इनके 5 साल है उससे पुराने रिलेशनशिप्स हैं। और अगर आप इनको देखें तो ये एक नेट डेट फ्री कंपनी है, मीन्स इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और अगर आप इनका रेवेन्यू का ग्रोथ देखेंगे पिछले 4 सालों का, तो पिछले 4 सालों में 20% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड पिछले 4 सालों में जो इनका इबिट्टा है, इबिट्टा ग्रोथ भी लगभग काफ़ी हुआ है। मतलब FY22 में 33 करोड़ का इनका इबिट्टा हुआ करता था, जो FY25 में बढ़ के लगभग 136 करोड़ हो गया है। और जो इबिट्टा मार्जिन है वो 3.9% हुआ करता था FY22 में, जो अभी बढ़ के 9.4% हो गया। तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगी। प्लस अगर इनका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट मार्जिन वो भी जबरदस्त रूप से ग्रो किया है। जो इनका FY22 में 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वो FY25 में बढ़ के 108 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है FY22 में 2% का केवल हुआ करता था, जो कि FY25 में बढ़ के 7.4% हो गया है। और अगर इनके बैलेंस शीट के ऊपर आप देखें तो कोई कर्ज नहीं है, नेट डेट जीरो है। और इनके बैलेंस शीट के ऊपर 191 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है। मीन्स ये लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है इनकी। और अगर इनके जो आप जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स ROCE और ROE देखेंगे तो ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो इनका कि FY22 में 5.4% हुआ करता था, वो अभी बढ़ के लगभग 19% हो गया है। तो इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ आपको पिछले 4 सालों में दिखाई देगी। एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी अगर आप देखें तो 8.3% हुआ करता था FY22 में, जो FY25 में बढ़ के लगभग 15% के आसपास आ गया। तो उसमें भी ज़बरदस्त आपको ग्रोथ दिखाई देगा। मीन्स कि फाइनेंशियल के सारे ही पैरामीटर पे इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, और आगे भी मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूस रहेगा। तो आगे इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है। तो अगर आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं तो जो इंडस्ट्री का साइज था, मार्केट साइज कैलेंडर ईयर 19 से लेकर कैलेंडर ईयर 23 तक ये लगभग 8% के रेट से ग्रो कर रहा था।
एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि कैलेंडर ईयर 24 से लेकर कैलेंडर ईयर 28 के बीच में ये लगभग 10.5 से 11.5% के बीच में ग्रो करेगा। एंड अगर आप इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो की ग्रोथ ड्राइवर्स में जो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर है वो इनका मेन की ग्रोथ ड्राइवर बना रहेगा। मीन्स इनका जो मेनली आगे आने वाला ग्रोथ है वो भी बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेगमेंट से ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ। एंड इसके अलावा भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जिस हिसाब से, और जो अवेयरनेस बढ़ रही है जो प्री इंजीनियर कंस्ट्रक्शंस है उसको लेके, तो उसकी वजह से भी इनका ग्रोथ कंटिन्यूसली आगे हमको देखने को मिलेगा। आगे भी इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कई सारे ड्राइवर्स हैं, जैसे कि आप देखें कि जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव कम होते जा रहे हैं। तो शहरीकरण बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की भी डिमांड बढ़ रही है और उसमें इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड इसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट अभी 100 स्मार्ट सिटी डेवलप कर रही है अक्रॉस द इंडिया, तो उसमें भी इनके प्रोडक्ट काफ़ी यूज हो रहे हैं और यूज होंगे भी आगे। इसके अलावा आप देखें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो इन सब के भी आप देखेंगे कि इनके जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है इनका, जैसे कि जेप्टो है, ब्लिंकिट है, या और भी बहुत सारे क्विक कॉमर्स अभी सेगमेंट में एंट्री भी कर रहे हैं। रैपिडो भी अभी नया एंट्री कर रहा है उस सेगमेंट में। तो आप देखेंगे कि उनके लिए उनके प्रोडक्ट्स को ये लोग अपने क्विक कॉमर्स को 10 मिनट में इनका डिलीवरी करने का प्रॉमिस होता है। तो 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए क्या करते हैं कि हर 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना एक स्टोरेज हाउस, अपना एक वेयर हाउस बना के रखते हैं, जिसमें ये लोग प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं, और जैसे इनको ऑर्डर मिलता है तुरंत इनका डिलीवरी बॉय वो वहाँ से उठाता है और 10 मिनट के अंदर एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। तो हर 2-3 किलोमीटर के डिफरेंस में देखेंगे कि इनके डार्क हाउस या वेयर हाउस बन रहे हैं, तो उसमें भी इनके ही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड गवर्नमेंट भी कई सारे अपने स्कीम्स लेके आई है जिससे इन जैसे प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिल रहा है, जैसे कि PLI स्कीम है, नेशनल स्टील पॉलिसी है, NIP पॉलिसी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट्स है, भारतमाला परियोजना है। तो इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे कि इनके जरिए आपके जो है कि रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, इसके अलावा अर्बन प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट बना के घर दे रही है गरीबों को। तो इन सब में ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में यूज किए जा रहे हैं। तो इनके बिजनेस को आगे भी स्कोप मिलता रहेगा गवर्नमेंट के पुश के साथ। अगर आप एक कंपैरिजन करें जो अपना ट्रेडिशनल RCC जो सीमेंट से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनसे प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन का, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे जो PB सेगमेंट वाला कंस्ट्रक्शन है उसमें। जैसे कि जो आपका रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपका बेसिकली कंक्रीट यूज होता है, जो आपका ये RCC वाला सेगमेंट है। और जो प्री इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है इसमें आपका स्टील, एंकर्स, चैनल्स, कॉइल्स ये यूज किए जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन जो RCC वाला सेगमेंट उसको आपका ऑन साइट कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन पावर यूज होती है, और इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है उसके वो पूरा कंस्ट्रक्शन करने में। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे जो PB वाला सेगमेंट है तो यहाँ पर आपका पोल्यूशन बिल्कुल न के बराबर होता है। क्योंकि सारा का सारा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारे पार्ट्स हैं वो तो फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, और इसके बाद आपका साइट पर ले जाके सीधा उनको असेंबल कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका टाइमिंग कम लगता है क्योंकि वो आपका जो कंक्रीट है उसको पक्का होने का इसमें वेट करना पड़ता है RCC वाले सेगमेंट में। इसमें आपका जो स्टील कंस्ट्रक्शन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर गए सीधा असेंबल कर दिया और आपका बिल्डिंग रेडी हो गई। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है, प्लस जो कॉस्ट है वो भी लगभग 25% चीपर पड़ता है कंपेयर टू RCC PB वाले सेगमेंट में। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी तो आपको बता ही दिया मैंने कि पॉल्यूशन ये सब काफ़ी कम होता है इनमें। और मॉडिफिकेशन में भी काफ़ी ये फ्लेक्सिबल है जो आपका PB वाला सेगमेंट है। कंक्रीट वाले में क्या है, कंक्रीट बिल्डिंग एक बार बन गई तो आपको अगर कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है तो आपको पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी या आपको वो पार्ट तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद आप उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। लेकिन जो PB वाला सेगमेंट है इसमें स्टील का स्ट्रक्चर होता है, आप इसको सीधा खोल सकते हो, खोलने के बाद इनको अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो, दोबारा लगा सकते हो, दोबारा उसको कंप्लीट कर सकते हो। और आपका जो नंबर ऑफ लेबर है वो आपके जो ट्रेडिशनल RCC वाला कंस्ट्रक्शन उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर यूज होता है, उसके कंपैरिजन में इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कम लेबर में वो काम हो जाता है, और इनका कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है क्योंकि नंबर ऑफ लेबर कम होता है।
तो बहुत सारे की बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि वो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में जो आपके प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको मिलते हैं। अब चलते हैं इनके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल अगर आप देखें कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है FY22 में लगभग 834 करोड़ का हुआ करता था, जो अभी FY25 में लगभग दोगुना हो गया, बढ़ के लगभग 1450 करोड़ रुपीज़ हो गया है। और अगर आप इनका इबिट्टा देखेंगे तो इबिट्टा भी 32 करोड़ हुआ करता था FY22 में, जो भी बढ़ के 136 करोड़ हो गया है। और इबिट्टा मार्जिन भी आप देखेंगे 3.9% हुआ करता था FY22 में, जो भी बढ़ के 9.4% हो गया। और अगर आप डेप्रीसिएशन देखें तो डेप्रीसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो FY22 में 11.8 हुआ करता था वो अभी भी 11.8 है। और आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हो गया क्योंकि इन्होंने अपना कर्ज घटा दिया है। और अगर आप पीबीटी देखें तो पीबीटी जो लगभग 23 करोड़ का हुआ करता था FY22 में, अभी बढ़ के लगभग 143 करोड़ का हो गया है। ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अगर आप देखें कि जो आपका पैट है, पैट भी लगभग 17 करोड़ का हुआ करता था FY22 में, जो अभी FY25 में बढ़ के 108 करोड़ के आसपास हो गया है। और जो पैट मार्जिन है वो भी लगभग जो पहले 2% हुआ करता था वो बढ़ के 7.5% हो गया है। ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो लगभग 11.42 रुपीज़ हुआ करता था FY22 में ईपीएस, वो भी बढ़ के लगभग 68.5 रुपीज़ हो गया है। तो आइए आगे हम इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज देखते हैं। तो इन्होंने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में बताया है कि ये अभी क्या रहे हैं ये लोग, एक्चुअली जो इनके पुराने प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। जो इनका उत्तराखंड वाले प्लांट है किचा में, प्लस इनके जो आंध्र प्रदेश में एक प्लांट है पुराना वाला वो, प्लस इनका जो तमिलनाडु में जो इनका प्लांट है वो, तो ये अपने पुराने प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं एज पर अपने आप को रेडी कर रहे हैं जो फ्यूचर डिमांड आने वाली उनके लिए। एंड इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं कि लोग कुछ नए प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जैसे गुजरात में एक नया प्लांट ये लोग अभी प्लान किए लगाने के लिए। इसके अलावा ये लोग आंध्र प्रदेश में और उत्तराखंड में एक प्लांट इनका एक्सपेंशन उसका कंटिन्यू अभी चल रहा है, उसका क्वार्टर 2 जो अभी आएगा उससे उनका वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोग नए प्लांट्स लगा रहे हैं, पुराने प्लांट्स का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपने जो इनके कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके साथ अपना जो सेल्स है उसको और अपने रिलेशनशिप को और डीपेन कर रहे हैं और स्ट्रांग रिलेशनशिप बना रहे हैं और उनसे और नया बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उसमें इनको काफ़ी सफलता भी मिल रही है। 82% बिजनेस इनके रिपीट ऑर्डर्स आप मिलते हैं, इनको पुराने कस्टमर से मिलते हैं। और इसके अलावा ये लोग नए नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इनको गवर्नमेंट से भी काफ़ी पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट भी इनको पुश कर रही है, गवर्नमेंट से भी इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और फिर इसके बाद ये लोग अपनी जो टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट है उसको भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर रहे हैं। और नए नई कंपनियों के साथ जो उस फील्ड की एक्सपर्टीज कंपनी जैसे जिंदल स्टील हो या फिर मोल्टेक टेक्नोलॉजी जो, इनके साथ अपने कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी जो है कि अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए काफ़ी आश्वस्त है और मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। तो आगे चल के ये बिजनेस शेयर होल्डर्स के लिए आई थिंक पैसा बना सकता है और ऑलरेडी ये लोग काफ़ी पैसा बना भी चुके हैं। लेकिन ये आगे जिस हिसाब से अभी इनका आप ग्रोथ देखें उस हिसाब से आगे अभी काफ़ी ग्रोथ का स्कोप, बाकी इंडिया में भी आप देखें अपने आसपास बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है जिसमें जो पीईबी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं। तो अभी तो बहुत कुछ पूरा रोड मैप ही बाकी है, पूरा अभी बहुत सारा स्कोप है। तो आप एज पर बिजनेस मॉडल आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल को प्लान कर सकते हैं। खैर मैं तो वही है कि मेरा तो कि छोटा सा एलोकेशन लेके इसमें मैंने इसको भी ट्रैक करना, बिजनेस को ट्रैक करना अभी पिछले क्वार्टर से शुरू किया है। एंड आगे फिर जैसा इनका बिजनेस का परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एलोकेशन को घटाने या बढ़ाने के ऊपर सोचूंगा। आप लोगों को इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।